कहे ना कहे, माने या ना माने, एक लड़का मैन 90% चीज़ें एक फीमेल को माइंड में रख के करता है कि एट दी एंड गोल वो होगा, किससे ये इंप्रेस हो जाएगा, वो इंप्रेस हो जाएगी, और भले वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन होता है कहीं ना कहीं माइंड में। मेरे हिसाब से मेन इन लव आर मेन इन डिप्रेशन। सेक्सुअल नेचर की वजह से ही मेरे हिसाब से जितना भी प्यार होता है, आधी चीजें वहीं से शुरू होती हैं। 99% लड़कों को वर्जिन वाइफ नहीं मिलने वाली। जिस लड़की को ये पता लगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे उसके माइंड में उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। उनको ऐसा आदमी चाहिए ना जो उन्हें नहीं नोटिस करता है। इंटरनेट पे हर जगह पे ये फैला हुआ है, पैसा है तौर पे आ जाएगा, पैसा है तौर पे आ जाएगी। मैं तो नहीं मानता मनी मैटर करता है, और ना मैं मानता हूँ लुक्स मैटर करता है। अगर आपने उस लड़की को केवल लुक्स के बेसिस पे क्वालिफाई करके आपने उसके साथ फ्यूचर देख लिया, तो भाई साहब आप अपने आप को मर्द ना कहें। ब्रेकअप का मुझे लगता है तो एक इमोशन निकल करके आएगा, रिजेक्शन। अब आप बन गए रोलेक्स, मैं बन गया रोलेक्स। मेरे को पता है मेरी शोरूम में बथेरे फुकरे आएंगे जो प्राइस टैग दे के निकल जाएंगे, तो क्या मैं अपने आप को रिजेक्टेड समझूंगा? क्या मैं अपना प्राइस कम कर लूंगा? नहीं। वाओ, कौन ज़्यादा चीट करता है, मेल या फीमेल? आदमी की चीटिंग बहुत अलग होती है, लड़कियों की चीटिंग बहुत अलग होती है। लड़कियां कभी भी फिजिकल बेनिफिट्स के लिए चीट नहीं करती, आदमी केवल ना फिजिकल के लिए कर डालता है। चीटिंग का कभी भी डर दिखाना ही मत, 1% भी मत दिखाना। भले ही अंदर से टूट के बर्बाद हो जाए, लेकिन चीटिंग का डर अपने माइंड में कभी मत दिखाना। एक रिलेशनशिप में फिजिकल कब होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए बिफोर मैरिज? हाँ, तो इसी पे स्टार्ट करते हैं हम कि आप हमेशा कहते हो कि यू शुड नेवर चेस अ गर्ल को कभी चेस नहीं करना चाहिए अगर आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम लोग एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें ना दीपक भाई, तो जैसे आदमी के, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप जहाँ तक है मुझे बोलोगे मुझे एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, रुतबा, इज्जत। मैन वांट टू बी लाइक किंग्स, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी लड़कियों की बात करूं तो जनरली इन लोगों का कैसा रहता है, देयर लाइफ्स पर्पस इज टू गेट विद द बेस्ट मैन, सबसे बेस्ट आदमी के साथ इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो लड़कियां नेचुरली ही इस चीज़ के लिए डिजाइंड होती हैं टू फाइंड देयर बेस्ट मैन, ये बात है। ओके। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जैसी लड़की को चेज कर दोगे, लड़की की जो हाइपरगमी होगी वो आप सीधा अनफुलफिल कर दोगे। तो आप इंस्टेड ऑफ बीइंग हर बेस्ट ऑप्शन, यू बिकम हर ऑप्शन ओनली। ओके। आप एक ऑप्शन के तालाब में चले जाओगे कि हाँ भाई ये है, अगर मुझे मेरा बेस्ट नहीं मिलेगा तो ये आदमी जो चेस कर रहा है इसके साथ रह लूंगा। ओके, पर ये तो सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी तो होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ अपने भी, तो जो हमें इग्नोर करता है वो हम उसी की इज्जत करते हैं। तो ये तो लगभग लड़का लड़की हर जगह पे काम करती है ये चीज़, नहीं साइकोलॉजिकली? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला है। मेरे हिसाब से जो लड़के अपने पर्पस पे नहीं होते हैं, जिन लड़कों के पास अभी तक उन्हें लाइफ में क्या करना है ठीक से वो उन्होंने फिगर आउट नहीं किया होता है, या वो लड़के जो भी काम कर रहे होते हैं जब उस चीज़ से बोर्डम हो जाता है ना उनको, तब वो ऐसे फेज में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें लड़की को चेज करना है। ओके। हाँ, और मैं सच बता रहा हूँ, एक अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ हो सकता है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैन इन लव आर मैन इन डिप्रेशन, स्पेशली जो वन साइड वाले होते हैं। तो ज़्यादातर लड़के अपनी लाइफ में उन्हें जो कोर एक्टिविटीज़ होती है ना, जब उससे डाइवर्टेड होते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड देम चेजिंग गर्ल्स। ओके, तो चेस मतलब करना चाहिए लड़कों को? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मतलब रिलेशनशिप में आना चाहिए फिर? रिलेशनशिप में इफ द गर्ल कन्विंसेस यू टू कम, अगर लड़की आपको कन्विंस करती है। ओके, तो वो कन्विंस करेगी, वो तो तब जब हम अप्रोच करेंगे। तो क्या राइट एज क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर बायोलॉजिकली देखें तो भाई आजकल 13-14 साल में लड़के शुरू हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को ठीक से कंट्रोल में लाने के लिए हमारी एक सोसाइटी डेवलप हुई, हमारे रिलीजन्स डेवलप हुए, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ कि भाई साहब इंसान का ये जो सेक्सुअल नेचर है ना, ये सेक्सुअल नेचर की वजह से ही मेरे हिसाब से जितना भी प्यार होता है, आधी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। वो सबकॉन्शियसली होता है कि भाई अगर हमें इसके साथ करना है तो वी हैव टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। ये मैं इस बारे में भी आगे होगा तो बात कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, आप भले ही रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन आपका माइंड 13-14 साल की उम्र से ही उस तरफ ग्रेविटेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप उसको धीरे धीरे करते हुए परस्यू करना शुरू करते हो एंड यू कम इन टू अ रिलेशनशिप। ओके, तो वो आपका 16 में हो जाए, 17 में हो जाए, 18 में हो जाए, तब की तब है भाई।
कोई आइडियल एज नहीं है लेकिन, है ना, इसके लिए? मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानो, हाँ, हाँ। तो मैंने जिस तरह से अपने लड़कों को गाइड करने के लिए बताया, जो मेरे भाई हैं चैनल वाले, ठीक है, उनको मैंने हमेशा यही सजेस्ट किया, अगर आप लोग अभी अपनी स्कूल लाइफ में हैं तो आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करिए कि आप लोग अपनी 10th 12th और ये जो साल है जहाँ और ये जो आपका साल है जहाँ पे आप लोग कॉलेज में आपका क्वालिफिकेशन होगा, यहाँ पे आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बचिए, ठीक है। बाकी तो मैंने हमेशा ही बोल के रखा है कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ना आपको लड़कियों को टीज करना, लड़कियों को फ्लर्ट करना, उनको पेडिस्टलाइज ना करना, ठीक है, कि भाई लड़की वाह। अगर आपको इस चीज़ से आपने गेट ओवर कर लिया ना इस एज में, तो भी आप जब एक सही पॉइंट पे पहुंचोगे, जैसे से मैच्योरिटी आएगी, आप सही रिलेशनशिप में आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको बॉन्ड्स, आपको प्रैक्टिस तो आप रिलेशनशिप में भी लड़की के साथ कर लो, आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो भी आप अपने स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो ना, टीज करना, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना। तो ये है मेरा इस चीज़ पे मानना। तो आइडियल एज तो भाई जब आप रेडी हो तब। ओके, हाँ, हर एक की अलग अलग एक टाइम होता है उसके मेरे को अकॉर्डिंगली। बिल्कुल दिया भाई। अब कितने सारे लोग हैं 30-30 में, 40-40 में सिंगल बैठे हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में ये आइडियल एज वाला जो एक कंसेप्ट है ना, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। बाकी हाँ भाई, अगर आपका कल कोई बच्चा हो, चलो मेरा हो, तो मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा आराम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने बात जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, और वहाँ पर आपने कहा था कि इनको चेस नहीं करना चाहिए, जितना चेस करोगे दूर भागेगी चीज़। वो ये यूनिवर्सल लॉ भी होता है और वो कई जगहों पे लागू भी होता है। तो हम किसी को चेज़ ना करें, और चेज़ भी हम उसको करते हैं मेनली जो उससे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम कई बार अपने माइंड में उसके साथ में फ्यूचर का सोचने लगते हैं। तो अगर हम उसको चेज़ ना करेंगे, अप्रोच ही नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा वो अंदर इंटेंस फीलिंग रहेगी, और मान लो हमने चेज़ नहीं किया तो अट्रैक्ट भी नहीं हुआ सामने वाला, उसको पता भी ना चला, वो किसी और के साथ चला गया। तो चेज़ करा तो भाग गया, नहीं चेज़ करा, अप्रोच नहीं किया तो किसी और के साथ फिर भी चला गया। उसमें उस केस में क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैं आपका प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा माध्यम है ये बताने के लिए कि एज अ मैन, अगर आप किसी लड़की से बिना बात किए, बिना उस लड़की ने आपके लिए कुछ फेवर्स किए, फेवर मतलब यही नहीं कि आपके साथ कुछ करे फिजिकली, बिना आपके लिए कुछ चीज़ें करे, जैसे यू नो एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, या आपकी लाइफ में बिना कोई भी कंट्रीब्यूशन के, अगर आपने उस लड़की को केवल लुक्स के बेसिस पे क्वालिफाई करके आपने उसके साथ फ्यूचर देख लिया, तो भाई साहब आप अपने आप को मर्द ना कहें। सही बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने देखा है कई सारे लड़के, भाई लड़की सुंदर है, आज तक बात भी नहीं की है भाई, हैं वही जैसे वो धूम वाली पिक्चर का अली नहीं था वैसे भाई मन में। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा गलत है। तो ये एनर्जी को तो आप हमेशा रिपेल करिए। और बाकी लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कौन सा लड़का मेरे में इंटरेस्टेड है, कौन सा लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। हाउ? बाय योर बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से आप वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, लड़कियां आपसे ज़्यादा अपने ऑप्शंस को सीख करती हैं। तो वो आपको बस थोड़ा सा नोटिसेबल होने पे आप फोकस करिए। कैसा नोटिसेबल? वाइड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपकी वॉइस डीप हो लेकिन लाउड हो। आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे थोड़ा नोटिसेबल में, तो लड़कियां बहाने ढूंढती हैं आपके। हम लोग एक बोलते हैं डेटिंग में, एक हाथ के अंदर अंदर के दूरी में अपने आप आने लगती हैं। ये मेरा एक बहुत स्ट्रिक्ट मानना है जिसपे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। दूसरी चीज़, आपको अगर अप्रोच करनी है आप डेफिनेटली करिए, बट योर अप्रोच, आपकी अप्रोच का मतलब ये भी नहीं होता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, नहीं। आपकी अप्रोच एक नॉर्मल, हाई वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल, एंड लेट द गर्ल डू हर जॉब। बाकी एक बात बता देता हूँ दीपक भाई, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये जो मैंने ऑरा बताया ना ओवरऑल, ये अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो, और लड़की आपको खुद आई कांटेक्ट से सिग्नल देती हैं, ठीक है, वो नोटिस होता ही होता है उनसे, तब आप जाके हाय हेलो कर लो, आपकी लव स्टोरी यहीं से बन जाएगी। ओके। तो आपने कहा लड़कियां पहचान लेती कि आप कौन उसमें इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है। जिसे लड़की को ये पता लगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे उसके माइंड में उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, या फिर वो उसके पास जा सकती है? कम होगी। कम होगी ना, इंस्टेंटली। तो वही तो, हमें तो फिर हिसाब से बिल्कुल साइन तक नहीं देने। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ। मैं तो अगर जैसे मान लीजिए, चलिए अगर लड़की मेरी तरफ देख रही होगी, देन डेफिनेटली मैं उसके साथ ऐसा आई कांटेक्ट बनाऊंगा कि वो होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और आई कांटेक्ट में भाई अक्सर हम ऐसे भी कर देते हैं, यू नो, जिसको नॉड बोलते हैं। लेकिन आपका आई कांटेक्ट आउट ऑफ डेस्परेशन आ रहा है, ऐसे वाला आ रहा है, तो भाई साहब बहुत है। हाँ, ये होता है, तब आपका खेल खत्म है।
आपने मेरे से अभी लास्ट में ये क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? क्वेश्चन मैंने ये किया था कि अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम होगी उस टाइम पे, तो हम सिग्नल ही ना दें उस पर, तो आपको बस सिग्नल कलेक्ट करने हैं, कलेक्ट करने हैं, सिग्नल देने नहीं है भाई। बस कि मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो। सच में बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको सिग्नल चाहिए ही चाहिए, ठीक है भाई, हम भी कभी क्लबिंग वगैरह में जाते हैं, ठीक है, कोई लड़की रही तो हम उससे बात स्टार्ट कर लेते हैं ओके, नॉर्मली। ये है थोड़ा सा इसको ना, अगर हमें थोड़ा सा और ना दीपक भाई चीज़ को अगर थोड़ा सा ऑडियंस के लिए आसान बनाना है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा, सबसे पहले तो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी और ऑरा पे आप काम करिए। ठीक है, अभी हम आपने क्या इसको मैं एक क्वेश्चन से फिर मैं आपका ये पूरा क्लियर करेंगे, चलेगा। हाँ, आप अभी जिस बात कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे हम इस सेगमेंट पे आ गए, एक बॉय को आप एक मैन बना रहे हैं एक तरह से, है ना? तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बिल्कुल भाई, यही चीजें तो हैं। बॉय तो इमोशनली जाके लड़की को तुरंत चेज करने लगेगा। बॉयज की क्या अप्रोच रहती है, अपनी क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड के पास जाएगा, यार मेरे को ना तेरी ये दोस्त सारिका बहुत पसंद है भाई, वो उसकी दोस्त बता के वो समझ जाती है कि हाँ भाई ये पीछे पड़ा है और ये बेवकूफ़ है क्लियरली। बट लड़कियों को एक्चुअल में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियों को ना उनकी लाइफ के हीरो चाहिए, उनको ऐसा आदमी चाहिए ना जो उन्हें नहीं नोटिस करता है। लड़कियां उनकी खुद फैन बनना चाहती हैं पहले। तो आपके पास वो रुतबा होना चाहिए, आपके एटीट्यूड वो होना चाहिए बस। ओके, और कैसा आप एक्सप्लेन करोगे इस एटीट्यूड को? भाई मेरा तो मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले आपका जो इंटरनली अगर आपको वो ऑरा बढ़ाना है ना, तो सेल्फ एश्योरेंस होती है आपके अंदर ना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के प्रति भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस बेसिकली, यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, है ना? तो मेरे हिसाब से जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी ये एश्योरेंस आती है, आपके बोलने के तरीके में भी एश्योरेंस आती है ना, तो वही चीज़ ऑटोमेटिकली लड़कियों को सिग्नल कर देती है। ओके, और अच्छा यहाँ पर लुक्स का, कॉन्फिडेंस का, बॉडी लैंग्वेज का और एक एटीट्यूड का, और क्या इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, इन सब का कितना रोल है, किस चीज़ का? मेरे हिसाब से इनिशियल पॉइंट ऑफ ट्रिगर्स का ही है भाई। इनिशियल मतलब यू नो भाई, जो सोशल सिलेक्शन की, हाँ भाई यहाँ लड़की ने देख लिया, यहाँ लड़के ने देख लिया, उसके बाद एज आप जैसी लड़की से बात करना स्टार्ट करते हो ना, वहाँ पे ये चीज़ें 90% ख़त्म हो जाती हैं। ओके, सब खत्म हो जाती है। सब तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया आपने? स्टार्टिंग पॉइंट में ये चीज़ें आपका काम करेंगी। हाँ भाई, बढ़िया बॉडी है, फर्स्ट इंप्रेशन है, आदमी के लुक्स बढ़िया है, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे काम करती है इनिशियल ट्रिगर्स के लिए। लेकिन उसके बाद नल हो जाते हैं। आपने लड़की के साथ एक 30 मिनट्स का कॉन्वर्जेशन कर लिया, 30 मिनट्स ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट्स, और आपके कॉन्वर्जेशन में अगर लड़की को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी लोअर स्टेटस है, ये आदमी लोनली है, लड़कियों को उनके रिलेशनशिप स्टेटस यूज समझ में आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में, दैट दे आर डिजाइंड फॉर दिस, दे आर डिजाइंड फॉर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप को नर्चर करना, परस्यू करना, दे आर बेस्ट एट इट, दे आर नेचुरल सेड्यूसर्स। अगर आप उनको, ठीक है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, बट अगर आप उनकी बॉडी को भी देखो तो दे आर नेचुरली डिजाइंड फॉर दिस। ओके, तो ये चीज़ें मैटर करती है, लेकिन ये 90% मैटर नहीं करती फर्स्ट इंप्रेशन के बाद। और तो अगर ये आप, सारी फर्स्ट इंप्रेशन में ही है। लेकिन वही ना, फर्स्ट शुरुआत तो फर्स्ट इंप्रेशन से ही होगी, तो उसमें इनका रोल है। देखिए अब जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा अगली लड़के, बट ठीक है भाई, जो आदमी को अपने लुक्स का ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलता है, वो लोग अप्रोच करें, डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन में जाएं। बट एक चीज़ तो हमेशा ही मुझे लगता है लड़कियों के लिए नहीं भाई, आपको अपने लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी हाइजीन, ग्रूमिंग, ये आपको एज अ मैन, आप खुद के एक ब्रांड हो भाई, को तो करना ही है। वो लड़कियों के लिए नहीं, वो एक रिस्पेक्ट के लिए इन दिस सोसाइटी। या करेक्ट, ये है मेरा मानना। करेक्ट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगता है यहाँ पर, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सोशल स्टेटस, कि सोशल स्टेटस हर चीज़ में, कि आपका सब लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी ये अहमियत होती है, मुझे ऐसा लगता है। पुष्करा ठाकुर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल स्टेटस, और उससे ना सिर्फ लड़कियां बल्कि हर कोई अट्रैक्ट होगा, कि आपका बाकी लोग आपकी कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं आपके बारे में, तो सोचेगा अच्छा सब लोग इसके बारे में इस तरह सोचते हैं, तो उसकी वहीं से एक साइकोलॉजिकली एक एडवांटेज मिल जाता है उसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिल्कुल। इसको हम लोग अगर प्रॉपर डेटिंग में बोले ना, हम लोग इसे प्री सिलेक्शन बोल देते हैं। मान लेते हैं अभी मैं आपके ऑफिस आया हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत हाइपोथेटिकल। मेरे आपके ऑफिस आते ही, मान लीजिए आपके ऑफिस में 3-4 लड़कियां हैं, ठीक है, मेरे ऑफिस आते ही आपका पूरा ऑफिस खड़ा हो गया, अरे अरे सर आ गए।
इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि वो लड़की मेरे से अट्रैक्ट होंगी जो आपके ऑफिस की है। तो उसको हम लोग प्री सिलेक्शन बोलते हैं। प्री सिलेक्शन का और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे साथ ये चीज़ें क्लबिंग में सबसे ज़्यादा होती थी, या जहाँ जब हम लोग हैंग आउट करते थे। एक टाइम के बाद जब मेरी कुछ अच्छी फीमेल फ्रेंड्स बन गई थी ना, जो लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती थी, अपने आप लड़कियां ग्रेविटेट कर जाती हैं आपकी तरफ। तो इसको हम लोग प्री सिलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड दीपक भाई लेजी होता है, उसको जाके इंसान कैसा है ये परखना इतना वो नहीं लगता है। बट अगर वो देखती है हाँ भाई बाकी लोग हैं इसके पास, इसका मतलब ये आदमी अच्छा है, ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, इसके अंदर वो बात है, और वो कूद पड़ती है। ओके ओके, तो सब लोग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है इंसान में भी, आदमियों में भी प्री सिलेक्शन एक तरह से यही काम करता है। ओके, तो अच्छा इंसान अपनी मान लो सिर्फ एक कहा जाता है पैसों, अच्छा पैसे का क्या रोल है यहाँ पर? पैसा हम सबसे भूल गए। ये इंटरनेट पर हर जगह पे ये फैला हुआ है, पैसा है तो हर कोई आ जाएगा, पैसा है तो हर कोई आ जाएगी, इसका क्या रोल है भाई? मेरे को तो भाई देखो चलो इंडिया का आप 90% यार, मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी, मेरे नंबर इतने करेक्ट नहीं है, कितना बड़ा एक दबका है, क्या वो लोग हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है? मेरे हिसाब से तो, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बट मान लेते हैं आपसे कोई फाइनेंशियल लेवल लोअर पे है भाई, उनके पास लड़कियां नहीं है, उनके यहाँ की लड़कियां भी उनसे ऑब्सेस्ड होती हैं। आप समझ गए ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई, वहीं से आधी हिस्ट्रियाँ आई हैं सबकी ही। तो भाई मेरे हिसाब से मैं तो नहीं मानता मनी मैटर करता है। ओके, और ना मैं मानता हूँ लुक्स मैटर करते हैं। स्टेटस सबसे ऊंचली चीज़ है। अगर आप एक बस्ती में रहते हो, बस्ती में रहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ निकले भाई, मेरी औकात भी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं बस्ती को। तो भाई वहाँ पे पूरी की पूरी बस्ती दीवानी होती है, और वहाँ पे आपका स्टेटस कैसा है ना मैटर करता है। वो चीज़ मेरे को लगता है पैसों से ज़्यादा, और लड़कियाँ उसके लिए आपका मनी लुक्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, सब कर देती, बिकॉज यू इज़ वॉट शी वॉन्ट्स। उसका फोकस मर्सिडीज ऑडी 1 लाख 2 लाख पे नहीं है। आई हैव द बेस्ट ऑप्शन। अगर उस लड़की के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो करोड़पति होगा ना, और अगर वो लड़की आपके एटीट्यूड से अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को जज करती है, और वो देखती है मेरा वाला ज़्यादा मर्द है, मैस्कुलिन है ना, शी वोंट गिव अ फक। ये मैं आपको लेजिट चीज़ें बता रहा हूँ। देखो कल कोई भी बोल सकता है लुक्स मैटर करते हैं, मैं भी, आप बोलोगे ना कि सार्थक भाई अब आप बोलो लुक्स कैसे मैटर करते हैं बताओ, मैं उस पर भी बता दूंगा आपको। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ दीपक भाई, पैसा मैटर, क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोग पैसे और पैकेज के पीछे ना लड़की की वजह से पड़े हुए हैं। हाँ, कल मैंने एक पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने अंकुर वारिको को ट्रांसफॉर्म किया। आपने देखा होगा अंकुर वारिको की अगर ट्रांसफॉर्मेशन, आरजे रौनक आपने किया है उनका, क्या बात है। उन्हीं वही उनके साथ कल पॉडकास्ट किया मैंने कल ही। तो वो बता रहे थे, कहे ना कहे, माने या ना माने, एक लड़का मैन 90% चीज़ें एक फीमेल को माइंड में रख के करता है कि एट दी एंड गोल वो होगा, किसी इम्प्रेस हो जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगी, और भले वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन होता है कहीं ना कहीं माइंड में, जब तक उसे कोई मिला ना हो, कमिटेड ना हो उससे वो। उसके बाद फिर आप देखोगे कि मैन कई बार अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, कोई मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पर उसके लिए एंड गोल वो होता है माइंड में, कहीं ना कहीं पर उसके लिए काम करता है। तो सही है काम करना उसके लिए। बिल्कुल। देखिए मैं बोलूँगा जहाँ पे आप खुद के लिए ना कर पाओ वहाँ पे आप करो। जहाँ पे आप खुद, जहाँ जब तक आपका माइंड इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि मान लो अब दीपक भाई देखो, आप इतने बड़े बड़े गेस्ट्स को लेके आ रहे हो, लोगों की हेल्प करने के लिए उनके अंदर से उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल के उनको एज अ टेबल पे सर्व कर रहे हो, आपका एक सोसाइटल पर्पज़ है, ठीक है। जब तक आपको एक ऐसा बड़ा पर्पज़ नहीं मिल जाता है ना, तब तक के लिए अगर आप किसी लड़की को अट्रैक्ट इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि आपने बताया, लड़की मिलने के बाद या तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी में वापस जाने लगते हैं। ये मेरे हिसाब से है कि जब तक आपको नहीं मिल रहा, आपको जहां जरूरत पड़ रही है आप उसे एज अ टूल यूज करो। ब्रेकअप के बाद लड़के क्यों इतनी जल्दी जाते हैं कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन जब अचीव कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि यार अब क्या। अब तो वो चीज़ें आपको एनालाइज करना क्यों गलत चीज़ है। सही कहा आपने कि अगर उस जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं और अपन मान लो जो करना चाहते कर लिया, अब मिल गया, फिर तो हम डाउन आ जाएंगे ना, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा, खुद के लिए कभी काम ही नहीं किया, आदत ही नहीं डाली खुद के लिए काम करने की। बिल्कुल ट्रू है ये, काम करो खुद के लिए करो। जी दीपक भाई, और उन्हीं लोगों का ब्रेकअप भी होता है जो लड़के रिलेशनशिप में आने के बाद हसल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। क्यों होता है अब इसका एक थोड़ा हम लोग फीमेल साइकोलॉजी में जाके समझते हैं, वहाँ पे ब्रेकअप क्यों हो जाता है, जहाँ पे आदमी लेजी हो जाता है। बिकॉज आदमी अपने ना एक्चुअल में जो उसकी सेक्सुअल वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए अब काम करना बंद कर देगा ना,
तो लड़कियों को वहाँ पे भी आपकी वैल्यू पे डाउट हो जाता है। और क्यों वो डाउट आपके लिए बेकार है, जैसे कि मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए लड़की से। जी, यहाँ पर अभी आपने ब्रेकअप को जस्ट वो किया, इसी को लेकर हम करते हैं। एक मेजर इशू होता है, कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग तो 6-7-8 महीने में थोड़ा रिकवर हो जाते हैं, कुछ 1 साल में हो जाते हैं, कुछ लोग रिकवरी नहीं होते हैं। क्या रीज़न होता है उसका? और अगर चलो छोड़ो, रीज़न छोड़ते हैं, पहले अगर किसका ब्रेकअप हुआ है फाइनल, तो उससे वो कैसे ओवरकम करें? देखिए, मेरे हिसाब से ब्रेकअप्स को ओवरकम करना, अब देखिए ब्रेकअप के बाद किस चीज़ का पेन हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। किसी अच्छे खासे आदमी को मान लेते हैं, एक मैरिड मैन है जिसका अभी डाइवोर्स हुआ है, अगर वो उदास है, वो उसका 90% गम इसलिए नहीं रहेगा कि भाई साहब लड़की चली गई, उसका गम का एक बहुत बड़ा ये रहेगा कि भाई मैंने अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर दी थी, है ना। तो उसको अलग चीज़ का रिग्रेट है। काफ़ी सारे लड़के होते हैं, लड़की को चेज़ किया, प्रपोज किया, उसके बाद लड़की को पटाया और लड़की चली गई, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई वो लड़की चली गई। तो ना टाइप्स ऑफ अलग अलग थोड़े से पेन भी होते हैं कि आप, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकली देखो उस लड़की की ब्यूटी को साइड में हटा के, व्हाट वाज इन द गर्ल जो उसके जाने से आपको लग रहा है कि आपको खाली छोड़ गई है। क्या वो आपने जो टाइम दिया, आइडेंटिफाई द इमोशन। यस, एग्जैक्टली, उस चीज़ को आप सबसे पहले पकड़ो। हाँ। और वहाँ से आपका काम उस चीज़, वो चीज़ रिप्लेसेबल क्यों है अब बता दो, अपने आप अपने माइंड को जस्टिफाई कर लो। और बहुत सारे लड़के भाई साहब, उनका एक्चुअल में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है भाई, मैं सही बताऊँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन नहीं होता है, सही बात बता रहा हूँ ना, उन्हें किसी और चीज़ में मज़ा आती है। मैं तो मैन इन लव को एकदम, मतलब जो आदमी ऐसे वाले लव में होते हैं ना, मेरे को एकदम लुक्खे लगते हैं भाई, आपको जगह जगह मिल जाएंगे। हाँ, है ना, हर जगह। ये लोग के पास और कुछ काम ही नहीं करते हैं ये लोग। अब भाई मान लो आपका कल को, भगवान ना करे दीपक भाई, आपका कल ब्रेकअप हो जाए, आप कल दूसरा पॉडकास्ट ले रहे होगे, परसों तीसरा ले रहे होगे, यू विल बी ग्रोइंग इन योर लाइफ एवरी डे। आपके इमोशंस आपके एक्शंस को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़के अपने इमोशंस को पूरी लाइफ डिफाइन करने देते हैं, और वही रीज़न होता है इनका ब्रेकअप का। तो लड़की छोड़ के जाना भी सही है। हाँ, करेक्ट, वो छोड़ के इसलिए गई, इसी हरकतों की वजह से। अच्छा, इमोशन का काम है कि आप इमोशन आइडेंटिफाई करो, फिर उस पर आप काम करो। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेकअप का मुझे लगता है तो एक इमोशन निकल करके आएगा, रिजेक्शन। आपने अप्रोच किया, उसने रिजेक्ट किया, एक तो ये हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में रहे, उसको सही नहीं लगा, तो एक तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर किसी और के पास में चले गए, किसी और के पास गए तो भी आप रिजेक्ट हुए एक तरह से। बिल्कुल। तो एक रिजेक्शन मुझे लग रहा है सबसे सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर एक काम करते हैं, मेरे को लगता है पहले रिजेक्शन को ही पकड़ लेते हैं। रिजेक्शन को लेते हैं, चलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है। रिजेक्शन को वही आदमी सीरियसली लेता है जिस आदमी को पता नहीं होता है मैं कौन हूँ। ओके, आप समझ रहे हो? अभी जिस ऑब्वियसली, और वो अपनी इमेज और अपनी वैल्यू को दूसरों से नपवाता है, तुलवाता है, या ये जैसा मुझे देखेंगे मैं वैसा हूँ, वो आदमी को रिजेक्शन खा के ख़त्म करेगा ही करेगा। क्योंकि वो वैलिडेशन सीख करने गया था, वो लड़की को ये नहीं पूछने गया था विल यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड। वो आदमी अपने लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से लड़की के पास वैलिडेशन सीख करने गया था। तो मेरे को लगता है रिजेक्शन उसी आदमी को खाता है या सताता है। ठीक है, अब हम लोग लड़कियों को अप्रोच करते हैं, मैं सिखाता हूँ करना, मैं यही बोलता हूँ भाई, ऑब्वियसली कितनी सारी लड़कियाँ, आप अप्रोचिंग का भी आप एक सेशन स्टार्ट करते हो ना जब, तो भाई साहब स्टार्टिंग के 2-3 आपको रिजेक्शन ही मिलते हैं, उसके बाद आप फ्लो में आते हैं। ठीक है, तो लड़कियों के रिजेक्शन को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। लड़कियाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ आप देखो खुद में इतनी इनसिक्योर होती हैं, या उनका आपके ऊपर अगर कोई वर्डिक्ट है, ये आदमी अच्छा है या बुरा है, वो आप कैसे लॉजिकली कन्विंस हो सकते हो? थोड़ा समझो दीपक भाई, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि वो आदमी सोचो कितना खोखला है जो रिजेक्शन से अपने आप को खा रहा है। पर वो हर इंसान ही हो गया ना, वो इंसान तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लोग लगभग सभी के साथ ये चीज़ होती है, और सभी चीज़ को फील करते हैं कहीं ना कहीं पर। शायद आपने भी किया होगा स्टार्टिंग फेज में। बिल्कुल हो सकता है ना, वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है ना रिलेशनशिप की। अब मैं बन गया हूँ, अब आप बन गए रोलेक्स, मैं बन गया रोलेक्स, मेरे को पता है मेरी शोरूम में बथेरे फुकरे आएंगे जो प्राइस टैग दे के निकल जाएंगे, तो क्या मैं अपने आप को रिजेक्टेड समझूंगा? क्या मैं अपना प्राइस कम कर लूंगा? नहीं। वाओ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। बिल्कुल, तो वही तो होता है बेवकूफ़ी। ओके। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ये हमने इमोशन को आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, पर हर्ट होता है
तो उस हर्ट वाली जो फीलिंग होती है उसको कितना टाइम लग सकता है हील होने में, या फिर क्या ऐसा करें कि वो हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाए और जल्दी हम मूव ऑन कर जाए? कुछ लोग इसका सहारा लेते हैं कंधे ढूंढने से, ये कितना सही है? सबसे बेवकूफ़ कंधे सबसे वाले बेवकूफ होते हैं। सबसे पहले तो भाई मेरे हिसाब से ठीक है, आज की डेट में नैरेटिव चला हुआ है टॉक इट आउट। मैं तो बोलता हूँ भाई आप अपने पेन को वर्बलाइज करके ना उसको दुगना कर दोगे। अगर आपने अपने पेन को, ठीक है मुझे पता है कई सारे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को गलत बोलेंगे, बट जो टॉक इट आउट है ना मेरे हिसाब से वो उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए हटा देगा, बट वो बाद में जब आप जाओगे तो और डीप आता है। अगर हम लोग बात करें किसी को पेन कब तक फील होता है ना, आप अपने लिए नया चैलेंज खड़ा कर लो, सबसे बेस्ट यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, लो आपने मान लो भाई कल आपने एक बिजनेस उठा के डाल दिया, अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ गई है। देखिए मैं थोड़ा सा और इजी करके समझाता हूँ। हमारा माइंड एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। अब अगर आपके माइंड को नई प्रॉब्लम नहीं दोगे ना तो वो पुरानी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती उसी के ऊपर बैठा रहेगा। एब्सोल्युटली। नई प्रॉब्लम दे दो इंस्टेंटली भाई, ओके। नया चैलेंज दे दो अपने माइंड को, वो ऐसे फेंक देगा आपका जो जितने भी दूसरा पेन है या प्रॉब्लम है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ऐसे कैसे इतना जल्दी मूव ऑन करा दिया मेरे को। और ये स्ट्रैटेजी भाई देखो, अब हम कोच बने हैं, लड़कों को सिखा रहे हैं, तो काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक्स भी देखे हैं, उसके बाद ये मैकेनिज्म हमारे अंदर डेवलप हुआ। अब हम लड़कों को यही चीज़ बताता हूँ, लड़कों क्या लड़कियाँ भी भाई नई प्रॉब्लम अपने लिए ले आओ, नया चैलेंज अपने माइंड को दे दो जिससे वो प्रेजेंट में रहे। ओके, यानी कि यूज़ द एनर्जी, वो भी एक तरह की बहुत इंटेंस एनर्जी है। अब आप उसका यूज़ करके या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ या आबाद हो जाओ, कहीं ना कहीं पर वो एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं बिजी हो जाओ, बिजी हो जाओ, बिजी बहुत बिजी हो जाओ, सोचने का टाइम ही ना मिले, रहेगी फीलिंग। लेकिन एज कम्पेयर कि आप कुछ ना करोगे तो दिन भर रोते रहोगे, इधर बिल्कुल बिजी हो तो दिन में आपको कभी कभार बीच में फीलिंग आएगी और धीरे धीरे फिर वो कम हो जाएगी। हाँ। तो मैं, और क्या होता है भाई देखो, ब्रेकअप और रिलेशनशिप्स ना हमारे माइंड को लगता है, क्योंकि हमारा उस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं होता ना, तो हमारे माइंड को लगता है इट्स आर डेथ, इट्स आर डेथ। इस तरह से हमारा माइंड एज्यूम कर लेता है, जो हमारा प्राइमल माइंड होता है जो हजारों साल पुराना वाला होता है। तो आपको अपने माइंड को ये दिखाना होता है, नो आई स्टिल हैव अ लाइफ। आपने इस पुराने वाले से क्या सीखा, आप नई जो गलती आपने इस लड़की के साथ की थी, ठीक है। देखो एक बात और बोल देता हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को ही बीच में कई बार काट देता दीपक भाई। अगर आपने एज अ मैन अपने आप को और अपनी लाइफ को सेंटर में रखा है तो आप किसी लड़की को स्पेसिफिकली नहीं देखोगे कि मुझे यही चाहिए, आप वो देखोगे जो आपके पर्पस के साथ प्रॉपरली अलाइन करती है। करेक्ट। अगर आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही, उस लड़की के जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप अपने आप को ही सेल्फ डिस्कवरी की बात आ जाती है यहाँ पे। एक इमेच्योर इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है और एक इमेच्योर का अलग होता है नज़रिया। बिल्कुल, एक मैच्योर इंसान फ्यूचर को देख करके एक डिसीजन लेता है उसमें, और जो इमेच्योर होता है वो उस लड़की को एक्चुअल में, हाँ, लुक्स के बेस पे जज करके और सब कुछ मान के, वो जो अली बताया आपने। हाँ, सबसे बड़े सिंप तो वही होते हैं जो लड़की को अपना खिलौना बना के कंटिन्यूसली उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। खिलौना छीन गया, लड़की चली गई, अब क्या करें जिंदगी में, वो लोग खराब सिचुएशन में आते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। अच्छा, क्यों इतनी सब, मतलब देखेंगे आप इससे बुरी इंटेंस फीलिंग और क्या हो सकती है? सबसे बुरी इंटेंस फीलिंग शायद यही है। नहीं, अब बात तो आप सही बोल रहे हो, बट कई सारे, मतलब देखिए मेरे हिसाब से आपका चैनल, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, भगवान ना करे मेरी मती मारी गई है क्वेश्चन पूछने में, आपका मैं बोल दूं चैनल डिलीट या आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये इनसे नहीं पूछते, ये चैनल पे बोल देंगे मेरा चैनल ना डिलीट हो, लड़की चली जाए भाई, ऐसे ही ब्रेकअप हो जाएगा। कुछ और बना कुछ और बना लेते हैं, बट आई विल चूज पर्सन। अच्छा, यू विल चूज पर्सन, क्या बात बिल्कुल, है। क्योंकि चैनल वगैरह तो फिर बन जाएंगे, फिर वो कर लेंगे, फंडामेंटल्स पता है हमें। ये तो आपने बिल्कुल सही बात किया, लेकिन ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक चले गए। आपके पास एक इंडिविजुअल था जो आपके, तभी तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, तो आप तो राइट चॉइस लेके आए हो। बट मैं एक बच्चे की बात कर रहा था, है ना, तो जिसके पास उसका जो मेन पर्पस हो लाइफ से, मैं तो बोल दूं तेरा पर्पस खत्म या ये लड़की खत्म। तो कई सारे लड़के हैं जिनको एक्चुअल में पर्पस से मतलब वो रहता है, आप समझ रहे हो। बिल्कुल, वो तो आपने जीरो से ग्रो किया दीपक भाई, देखिए इसीलिए आपको तो ये, और बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जाने का गम किसका ज़्यादा है वो सवाल। हाँ बिल्कुल, वो रहता है, ये एक रहता है, बाकी ठीक है, इतना स्पेसिफिक नहीं, बट मैं तो यही बोलूँगा।
नहीं, पर बहुत इंटेंस वो फीलिंग्स होती है और कई लोग 2-3 साल तक रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। इसका मेन क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज क्या होती है हीलिंग की, मूव ऑन की? एक्सेप्टेंस। मैं बताऊं, आप जब मूव ऑन के ऊपर ठीक से काम नहीं करते हो ना, तो आप मूव ऑन पता है कैसे करते हो? जो आपने अपनी पहले वाली लड़की से एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, ठीक है, जब वो कोई और लड़की के अंदर आपको मान लो मिल गई, टकरा गई कोई और लड़की, फिर जब आप अपनी वो पुरानी एक्सपेक्टेशंस उस लड़की पे ट्रांसफ़र करते हो ना, आधे लड़के ना अनफॉर्चुनेटली तब मूव ऑन होते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फेज जहाँ पे वो सेल्फ डिस्कवरी के बाद नई एक्सपेक्टेशंस या समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन तो किसी से रखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आप समझ गए मेरी बात? तो जो उनकी अनहील्ड या अनमेट इमोशनल नीड्स उनके पास्ट रिलेशनशिप से थी, वो जब तक वो नए लड़की में नहीं लगा देते तब तक वो मूव ऑन नहीं होते। ओके। और मैं तो सच बताऊं एज अ मैन, तो मैं आपको यही बोलूँगा सबको कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आपका दिमाग हो गया है बीमार, आपको अब अपने माइंड का किसी भी चीज़ में सहारा नहीं लेना है। आप अपना एक पेन पेपर उठाइए, आपके लिए क्या सही, आपको अपने सोच पे अब विश्वास करना ही नहीं है। आप एक पेन पेपर उठाओ, देखो आपको लाइफ में कहाँ जाना है, उस चीज़ को ईयरली प्लान में डिवाइड करो, फिर आपका 6th मंथ का प्लान बनाओ, मंथ का प्लान बनाओ, वीक का प्लान बनाओ, और डेली की टू डू लिस्ट कितनी छोटी छोटी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लगेगा बेवकूफ़ी, बट आपके माइंड को ज़रूरत है कि 4:01 में मैं यहाँ से उठूंगा, 4:05 में मैं अपनी किताब उठाऊंगा, 4:06 में ये पढ़ूंगा। आपको उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड इस समय उस लड़की के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको सही में क्या करना है ना, ये आपका पेन पेपर ही आपको बता सकता है, विच इज़ योर टू डू लिस्ट। ये आपकी जो एनर्जी होती है ना, जो आपका माइंड अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम करता जा रहा है, उस एनर्जी को आपकी बॉडी में लेके आता है और आपको मूव ऑन का प्रोसेस यूं कराता है। ओके ओके। अच्छा, आपका हुआ था पहले कभी? बहुत। तो आपको कितना टाइम लग गया भाई फर्स्ट ब्रेकअप के बाद हील होने में? मैंने एक्चुअल में अपनी काफ़ी सारी हीलिंग्स को ना, मैंने अपनी जो सबसे मेजर वाला था उसकी फीलिंग को ना मैंने काफ़ी टाइम सप्रेस करने की कोशिश की। सप्रेस कैसे की? मैंने अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक बेटर पर्सन बन के, ये नहीं कि अरे ये लड़की तो अब तो ये लड़की आएगी तो मेरे को नहीं पसंद आएगी, इस तरह से मैंने काम नहीं किया। मैंने वही दूसरी लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती अपने आप को फोकस करा के मूव ऑन करना, ठीक है? हाँ। ये सबसे ख़राब चीज़ है जो मैंने की है। ओके। यही वाला। फिर वो क्या होता है, जब दूसरी वो मेन लड़की चली गई, उसके बाद दूसरी तीसरी आके भी चली गई ना, तो भी याद कौन सी है? पहली वाली। हाँ। तो मेरे को लगता है वो बीच में जब तक मैं रुका नहीं, खुद को मैंने हील नहीं किया, खुद को समझा नहीं, जब तक मैंने ये नहीं देखा कि एक्चुअल में जो अच्छी लड़कियां हैं वो मुझे किस तरह से परसीव कर रही हैं, मुझे कैसे देख रही हैं, तब तक मैं मेंटली उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों की यही रहता है कि यार वो लड़की से कुछ तो होगा, वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं आती क्योंकि लाइफ देखी ही नहीं होती, उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं होते हैं भाई। करेक्ट। इसमें आप तो हो ही सही लड़कों के मसीहा। एक और भी है श्वेताब गैंगवार, हाँ, अपने नाम सुना होगा, वीडियो भी देखे होंगे, 10-12 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। और उस टाइम पर उन्होंने, मतलब बहुत पहले का वीडियो उनका, उन्होंने भी एक इस तरह की एडवाइस की थी, आपने एक पर्सन को देखा, उसी एक से मिले, उसी पे आया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, नहीं मिली, और आप सोचो दुनिया तबाह हो गई। तुमने अपने आसपास देखा तक नहीं है, दुनिया में एक बार देखा तक नहीं है किस किस तरह के लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, उससे कितने अच्छे सुंदर दिखने वाले हैं, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी बाकियों की, बाकी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा वेल्थी है, कुछ नहीं देखा और अपने पूरी ज़िंदगी से एक इंसान को बना दिया। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं। ब्रेकअप्स के लिए उन्होंने एक एडवाइस भी दी थी वहाँ पर, अपने आसपास जाओ, कि मतलब आपको लगता है कि एक इंसान था, दुनिया तबाह हो गई मेरी, अब तो मुझे कोई पसंद नहीं आता, आप बाहर जाओ, अपने घर के बाहर ही चले जाओ, आपको कोई ना कोई अच्छा दिखेगा, अट्रैक्शन होगा ना तुमको उससे। बिल्कुल सही बात है। अट्रैक्शन हुआ ना उससे। यूज योर आइज, इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ। यूज़ योर आइज, आपको ऑटोमेटिकली। अब मैं आपके चैनल पे ये चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा वो कर रहा था, संकोच कर रहा था, लेकिन भाई आदमी सेक्सुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। वो अगर अपनी सेक्सुअल एनर्जी पे फोकस करे ना, फिजिकल एनर्जी पे, तो वो फील करेगा कि भाई जो लड़की चली गई उसकी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो तो भाई अगर थी ये सही तो भाई अच्छा है ना, भाई चली गई टाइम से। सोचो बाद में और अच्छा बिल्ड होता, उसके बाद अगर जाती, शादी के बाद जाती, बच्चे होने के बाद जाती, तब कितना बुरा हाल होता आपका। अरे खुशियां मनाओ। ये तो आपने बहुत सही पॉइंट उठा दिया। मेरे पास कैसे कैसे आदमी आते थे, 5 साल बर्बाद हो गए, चौथे साल में बता देती,
ठीक है, दूसरा आदमी भाई 2 साल हो गए, पहले ही बता देती। ऐसे ना टाइम कम होते देखा है मैंने भाई, 6 महीने लगा दिए मैंने, अभी 1 महीने पहले बता देती मुझे, आप समझ रहे हो, ऐसे आदमी रहे हैं मेरे पास। अच्छा। तो वो रिग्रेट तो कभी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पर छेड़ी यहाँ पर, तो एक रिलेशनशिप में फिजिकल कब होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए बिफोर मैरिज? भाई ये आपने गलत कर दिया। ये आपने फंसा दिया है भाई मेरे को। क्योंकि आप कुछ और सोचते हो, लोग सुनना कुछ और चाहते हैं, और कुछ इंटेलेक्चुअल लोग इसको एज अ कंट्रोवर्शियल पार्ट यूज कर सकते हैं। चलो मैं ना सोसाइटी का आईना दिखा देता हूँ भाई। 99% लड़कों को वर्जिन वाइफ नहीं मिलने वाली। कोई तो कर रहा है भाई, आप देख लो अब अपना। ब्रो मैं सही, कौन कर रहा है फिर? तो मैं क्या बोलूं भाई, मैं क्या आपकी एज डिसाइड करके दूं आपको? या मैं तो बस ये बोलूंगा भाई 18 के पहले नहीं, इलीगल है। ओके, मैं बस यही बोल के छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी एक बात तो सच है ना भाई, कोई भी आज, चलो लड़कियां ही नहीं, ठीक है, लड़के भी आज की डेट में आपको वर्जिन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, लड़कियों। तो बताओ भाई कहाँ जा रहा है सब कुछ? तो मैं कहाँ से डिसाइड करूँ ना? सही है आंसर? आपको लगता है मेरे को कुछ और बोल देना चाहिए था? ठीक है, आपने कहा कि 18 से पहले नहीं, उसके बाद फिर आपके ऊपर है, फिर और जो हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, हमारे बोलने से फिर क्या करेंगे लोग? उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे। सब भाई आज की डेट में स्टैंडर्ड बन गया है कि हमें वर्जिन चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो भाई अब वो क्योंकि नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड बना है, तो कर ही रहे हैं। ओके। अच्छा, सिचुएशनशिप क्या होती है? जहाँ पे जिस इंसान के इंटेंशंस गलत होते हैं, हाँ। वो यूज करने के लिए, जब पावर उसके हाथ में होती है तभी सिचुएशनशिप क्रिएट होती है। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना इसको। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, मान लेते हैं एक लड़की है, ठीक है, जिसको एक्चुअल में कोई और लड़का चाहिए, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रहा, उसको अटेंशन मैं दे रहा हूँ, उसकी इमोशनल नीड्स मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे यूज करने के लिए अपने हिसाब से, क्योंकि मैं उस लड़की के प्यार में पागल हूँ और वो लड़की किसी और के में, तो क्योंकि वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, तो वो यहाँ पे मेरे और उस लड़की के डायनेमिक्स को कंट्रोल कर लेगी। सार्थक ये करेगा या मैं सार्थक से ये करा लूँगी, ठीक है, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, लेकिन अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ओके, मतलब सब कुछ है, बस रिलेशनशिप का कमिटमेंट वगैरह नहीं है। हाँ, है ना, मैं कभी भी जा सकती हूँ, मैं कभी भी आ सकती हूँ। मुझे तो वो बताएगी नहीं उसे कोई और पसंद है, या उसको ऐसा लगता है कि आप उसके बेस्ट ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। तो जब गलत इंसान के हाथ में पावर होती है तो सिचुएशनशिप क्रिएट होती है। ओके, ये क्या चोंचले चल रहे हैं आजकल सब दूरी? क्या आपको सही लगती हैं चीजें? भाई मेरे प्ले बॉय हो बैठा है, काम से फोकस हटके लड़कियों को पीछे पड़ा है, कुछ सिचुएशनशिप चल रही है, हुकअप कल्चर चल रहा है। मैं तो आज तक बार पब गए भी नहीं कभी, बहुत अच्छा, कभी नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? ये सब सही है? ये सारी चीजें, ये सब एक्चुअल में लर्निंग सब सेंस है? सेल फोन्स का किया धरा है, ठीक है, कनेक्शन बहुत इजी हो गया है, प्राइवेसी सबको मिल चुकी है, ठीक है, मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे सब चीज़ें, गलत चीज़ें कल्चर में पेनिट्रेट हो चुकी हैं। भाई देखो, पहले के टाइम पे अगर कोई था तो मैं उस लड़के को बोल देता तू मेहनत कर, तेरे को अच्छी लड़की हम ला के देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक दूसरे बाप के ऊपर विश्वास था कि ये अपनी लड़की को सही, लड़की बोलो लड़का बोलो, ये अपने बच्चे को सही तरह से गाइड करेगा, इसके माँ बाप के, इसके बच्चे के ऊपर इसका सही कंट्रोल होगा। अगर मैं इस लड़की के बाप से या इस लड़के के बाप से बात करना चाहूँगा तो मुझे वो अच्छी चीज़ देगा। तो वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता था, अब नहीं है। समझ गए आप मेरी बात कि मैंने फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया? ठीक है, कॉम्प्लिकेट किया मैंने, थोड़ा सा किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा ना एग्जाम्पल में पर्सनलाइजेशन हो जाता है जो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन चलो मान लेते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी, आपका बेटा या आपकी बेटी, ठीक है। अब मुझे पता है कि दीपक सॉलिड आदमी है, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है, कोई फालतू चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, हुकअप, रिलेशनशिप, शादी के पहले कुछ नहीं करने देगा, और मैं भी नहीं करने दूंगा। मैं अपने लड़के बच्चों को पढ़ाऊंगा, दीपक अपने लड़के बच्चों को पढ़ाएगा। जब इनका टाइम सही आएगा, जब दीपक को के बच्चों का टाइम सही आएगा, मैं दीपक से बात कर लूंगा, मेरे लड़के को बेस्ट ऑप्शन, इसके बच्चे को बेस्ट ऑप्शन मैं दूंगा। ये अब नहीं होता है। हाँ, सही है, अब सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। बस पेरेंट्स को आउटस्मार्ट कर चुके हैं बेसिकली बच्चे। पेरेंट्स को आज भी पता है क्या है, और ये लास्ट अच्छी जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की। जब हम पेरेंट्स होंगे तो हमारा तो हम लोग तो अच्छा ऐसा है क्या कर लूँ, क्योंकि हम लोगों ने आधी बेकार चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना। हमने ही पाप में हाथ रंग वो धोए हुए इतने तो हम क्या मना करेंगे।
अच्छा, मैं और मेरे दोस्त कई बार पता है क्या डिस्कस करते हैं कि जो राजस्थान में कई बार कल्चर है ना बाल विवाह का, बाल विवाह तो चलो बहुत ज़्यादा ही वो हो गई गलत चीज़ है, पर कम एज में शादी वाला है ना, हम तो उसको एग्रीड करते हैं इससे हम। मैं भी हाँ, कि लड़की या लड़का हर जगह मुंह नहीं मारेगा, बिना मतलब टेंशन नहीं लेगा। एक हो गया काम पे फोकस रहेगा, पैसे पे ज़िंदगी बनाने पे फोकस करेगा, और कोई एक फिक्स हो गया उसके लिए भी काम करेगा। तो बहुत तरह के चौंसलों से, टेंशन से, ब्रेकअप ने ये से वो इनसे बहुत बाहर आ जाता है वो। कौन मिलेगा, कौन होगा, कैसी होगी, किस किस को मुंह मारती होगी, किससे बात करती होगी, इन सब टेंशन से बाहर आ जाता है। सही बात तो हम तो इससे एग्रीड करते हैं भाई, मैं भी कि मान गया, मैं भी मान गया, मैं भी तो शादी क्यों नहीं की? भाई कर लेंगे जब सही टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 27 के हो गए और कब आएगा सही टाइम? भाई देखिए, जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अपने कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो मैंने अपने लिए सेट किए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को मैं टाइम पे ही छोड़ देता हूँ, Okay. ठीक है। मैं अपने लिए, मेरा लाइफ अलग है, मेरा लाइफ लोगों को रिलेशनशिप सिखाने में। मेरी बात करोगे दीपक भाई 25 से पहले डन कर देना, मैं अपने हर दोस्त को मैंने यही गाइडेंस दी है, जल्द से जल्द करना, जल्द से जल्द, ठीक है। क्यों? एक्सपोजर की वजह से, नेगेटिव बैड इन्फ्लुएंस आने से पहले पहले, हार्ट ब्रेक से पहले पहले, ये है मेरा मानना। करेक्ट। आइडियल एज क्या मानते हो आप? आइडियल एज मैं तो बोलता हूँ भाई, कॉलेज खत्म हाँ और जॉब लगते ही, जब आपने घर बार कुछ ना बनाया हो, तब लड़की लेके आओ तो आपके लिए आएगी। हाँ, ओके, सही है। एक वो होता है ना, एक कहाँ मैंने देखा था, रील में कहीं पढ़ा था शायद तक, कि बायोलॉजिकल जो एज होती है 14 से 16 के बीच, लीगली मैरिज के लिए लड़की की 18 साल, 18-19 साल है ना। और सोसाइटी के हिसाब से आप देखोगे तो 22, 23, 24 साल के आसपास। फाइनेंशियली देखोगे तो 30 साल के आसपास। और लॉजिकली आप देखोगे कोई एज नहीं है। जब आपको सही लगता है तब आप कर लो। बिल्कुल। कुछ के लिए 20-21 सही है, कुछ के लिए 25 भी सही है, और कुछ के लिए 27-28 ही सही है, और कुछ के लिए थोड़ी लेट ही सही है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से ये। पर हाँ, फिर भी एक एवरेज मैं ये मानता हूँ कि 25 के अराउंड कई लोगों ने मुझे एडवाइस की इसमें। साथ में दुनिया देखो ना, हाँ, साथ में पॉजिटिव बैड एक्सपीरियंसेस, हाँ। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखो, बॉन्ड क्लोज होता है। जब आप लड़की के सामने, शादी हो गई है, 2 साल हो गए, आपने लड़की के सामने मेहनत की, लड़की ने आपको सपोर्ट किया, आप लोगों ने मिलकर घर खरीदा, हाँ। तो वो घर की दीवारें आप दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगी। आपने बनाया हुआ है 2 करोड़ का घर, हाँ। अब वो लड़की आ गई है, शी विल नॉट हैव अ फीलिंग्स टूवर्ड्स कि उसने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, उसने कुछ बनाया है, कुछ साथ में बिल्ड किया, ये वो मेरे को लगता है दैट इज व्हाट रियल लव इज सपोज्ड टू बी। करेक्ट। आज से कितने साल पहले की बात है? 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। हम हमारे टीचर के यहाँ पे गए थे, स्कूल टाइम में जो हमें पढ़ाते थे उनके यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि शादी हो गई। मैं अभी कहाँ शादी, मतलब कि अगले साल कर लेना। मैंने क्या, अभी तो 20 साल के, 19-20 साल के, अभी कहाँ शादी कर लेंगे। तो हाँ कर लो, क्या दिक्कत है? किस चीज़ के लिए रुके हो? पैसे कमाने के लिए लोग रुकते हैं, वो कमा लिए। घर के लिए रुकते हैं, वो हो गया। तो किस चीज़ के लिए रुके हो? वो बोलते हैं कि घड़े को आकार देने का भी टाइम है, तो आप अपने हिसाब से आकार दे करके अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन एक बार घड़ा बन गया तो फिर वो बन गया लेट। तो लेट इंसान अपने हिसाब से बनाया आता है, लेकिन जल्दी आप करते हो, जल्दी लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेते हो, तो आप अपने हिसाब से उसे ढाल पाते हो। तो आप फिर अपने हिसाब से भी दोनों तरफ से चीज़ें चलती है। तो जितना जल्दी आप हो सके अपना लाइफ पार्टनर चूज और साथ में मैच्योर हो रहे हो, आपने वो इनोसेंस है, वो लव करने की आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। बाद में भाई आपने हार्ट ब्रेक कर चुके हो, आपको रिलेशनशिप के और प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है, अब आपकी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ठीक है, इसके साथ रहना, ये आदमी मेरे मतलब का है, ये मेरे बढ़िया अर्निंग करता है, तो उसके बाद वो बड़ा मेरे को ना कॉन्ट्रैक्चुअल लगता है, वो इनोसेंस निकल जाती है, ये बात है। अच्छा, लाइफ पार्टनर जब चूज़ करते हैं 2 चीज़ होती है, या तो आपको परफेक्ट मिल गया तो काम हो गया, परफेक्ट नहीं मिला लेकिन हाँ नॉर्मल मिला, ठीक ठाक मिला, जो आपकी वैल्यूज से थोड़ा मैच करता है, ठीक ठाक गुड लुकिंग है, और ठीक है आपको लग सारी चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी वो कई बार एकदम वो आप और परफेक्शन की तलाश में हो, तो कि एकदम परफेक्ट बिल्कुल वो नहीं मिला। लेकिन ऐसा होता है कि जो नॉर्मल है उसके साथ आप ठीक ठाक है सारी चीज़ें, उसके साथ जब आप टाइम देते हो, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ मैच कर गई हो, ठीक ठाक दिखने में भी है, तो आपकी वैल्यूज़ मैच कर रही है, तो आप टाइम देते हो, दोनों के साथ में चीज़ें बिल्ड करते हो, तो वो बेटर है। वहाँ पर हाँ कर देनी चाहिए इंसान को, या फिर एक परफेक्शन की तलाश में जाना ही चाहिए? भाई देखिए, परफेक्शन की तलाश वो करता है जो आदमी खुद परफेक्ट नहीं होता है। मैं ये बात पूरे कन्विक्शन से बोल रहा हूँ। परफेक्शन तलाश वो करता है जो खुद परफेक्ट नहीं जिसको खुद पे रीअश्योरेंस नहीं होती है, तभी तो वो परफेक्शन मेरे हिसाब से बाहर ढूंढ रहा है। समझना भाई बात को, आदमी बाहर वही ढूंढता है जो उसके भीतर नहीं होता। ट्रू, ठीक है।
मुझे अगर कोई हद से ज़्यादा आउट बियॉन्ड दी लिमिट्स प्यार करे, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना कुछ देख लिया है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी डन देयर। अगर कोई मुझे अनकंडीशनल कर रहा है, उसको अनकंडीशनल के लिए टेस्ट कैसे करना है वो भी मुझे आता है, ठीक है, मेरे को वो समझ में आ गया, मेरे पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर्स दोनों उससे एक्सेप्टेड हैं, मैं हाँ बोल दूंगा। इंस्टेड ऑफ भाई मैं हूँ एक इनसिक्योर आदमी, मैंने जैसे तैसे भाई मेरे लक में एकदम भाई फर्स्ट क्लास लड़की दिला दी किसी ने, बिल्कुल मॉडल, भाई मैं पूरी अपनी जिंदगी उसका पल्लू पकड़ के थोड़ी ना घूमूंगा, वो मेरे को बेवकूफ़ी लगती है। वो परफेक्शन जो आदमी ढूंढता है ना, वो इस सिचुएशन में जाता है। करेक्ट करेक्ट। ये मेरे को थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो, थोड़ा ट्रेडिशनल हो, थोड़ा मिसोजिनिस्टिक हो, साउंड कर रहा हो, लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ भाई, अगर आपने एक सुंदर लड़की पकड़ के भी आप पूरी जिंदगी सुंदरता में ही बर्बाद कर दी ना अपने, इनसिक्योर की है, ये किससे बात कर रही है, इसका फोन देख लूं भाई, ये तो इतनी सुंदर है, कोई ना कोई लड़का। भाई एक बात बता रहा हूँ मैं, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है, अपने मेरे क्लाइंट्स ने भी की है, तो मैं तो भाई परफेक्शन अपने अंदर बनाओ, सामने वाला जो सामने वाला आपसे हर तरह से मैनेज कर ले। यहाँ पे मैं थोड़ा नार्सिसिस्टिक, हाँ तो ठीक ठाक मिल जाए फिर आप हाँ कर लो, फिर क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी, सामने वाला आपके लिए पूरी केयर करे, रेस्पेक्ट करे, हाँ तो सही है वो। और मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि कल 2 मिनट के लिए इधर उधर हो, कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए तो चला जाऊँ, नहीं। ओके ओके। अच्छा, आपने भी बात की आपके केसेस आपके पास किस तरह से आते हैं, तो आप कंसल्टेशन करते हैं इसके लिए? अभी तो बंद कर दिया। अच्छा, पहले की होगी आपने? बहुत। कितने की होगी टोटल? भाई कम से कम 1000-2000 के ऊपर ही करी है भाई साहब, 1000-2000 के ऊपर। तो अच्छा, अब इसमें मेरे 3 क्वेश्चन निकल करके आएंगे। इसमें सबसे कॉमन केस कौन सा रहता है, लोग क्या सुनाते हैं कॉल पे? सबसे कॉमन, सबसे चीपेस्ट केस होते हैं, जो मेरे को सच में बता रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को एक्चुअल में कंसल्टेशन बंद करने पे मजबूर किया है। भाई लड़की एक्चुअल में मुझे छोड़ मेरे पे चीट कर गई है, मैं क्या करूँ? मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी आदमी को मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब भाई वो ऑलरेडी गलत सिचुएशन में है। उसको एज अ मैन अब इतनी अकल होनी चाहिए कि मुझे वहाँ से बाहर निकलना है, जिसको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ गई। सही बात बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो कोई लड़की आपके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रही, आपको अब्यूज़ कर रही है, आपको बोल रही है मैं जा रही हूँ, और मैंने आपको 2 मिनट की ट्रिक दे दी कि दीपक भाई ऐसे कर लो, नहीं जाएगी, तो भाई मैं आपके पाप में पाप करा रहा हूँ, मैं आपको उस लड़की के साथ मिलकर बेवकूफ़ बना रहा हूँ। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ पे वो लड़की का कंफर्म है वो जा रही है, आपको इल ट्रीट कर रही है, और फिर भी आप पीछे पड़े हुए हो, बस ये मेरे को सबसे घटिया केसेस लगते हैं। बाकी टैबू केसेस तो भर भर के, अनयूजुअल चीज़ें जो हुई है, एक्चुअल में वो अनयूजुअल चीज़ें भी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं कि वो अगर कोई जिस क्लाइंट अगर वो देख रहे होंगे तो उनको लगेगा यार सार्थक भाई ने बोल दिया बात। अरे तो बट नाम थोड़ी ले रहे हैं, किसका है किसको थोड़ी पता है। नहीं, फिर भी क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक केसेस हैं। अच्छा, बता दो, इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबका बेस लाइन यही है, और 99% लोगों की प्रॉब्लम भी यही है, लड़की मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, बताओ इंटरेस्टेड कैसे कराऊँ? फिर आप क्या कहते हो? भाई मैं बोलता हूँ, मैं सच बताऊँ, ऐसे केसेस में मैंने एक्चुअल में बोला है कि तुम उसको इंटरेस्टेड क्यों कराना चाह रहे हो, उस लड़की ने तुम्हारे लिए क्या किया है। क्या उस लड़की ने, एक एग्जाम्पल के लिए, क्या वो लड़की, तुम बैठे हो, पूछा अरे दीपक कुछ खाए, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, कुछ कंट्रीब्यूशन किया तुम्हारे लिए? कंट्रीब्यूशन करती तो पहले से इंटरेस्टेड होती ना। नहीं, जब एग्जैक्टली तो आपका इंटरेस्ट तभी आना चाहिए जब आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। बिना कंट्रीब्यूशन के तो फिर आप भाई धुतकार है आपके ऊपर मेरे हिसाब से। ओके। और अच्छा, कंसल्टेशन में सबसे ज़्यादा गलती, अच्छा सबसे ज़्यादा कॉल किसके आते हैं, एक मेन के या फीमेल के, क्या किसके आते हैं? मेन के भाई आते हैं, कभी कभार गर्ल्स के आते हैं। ओके। और आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या कहता है कौन ज़्यादा चीट करता है, मेल या फीमेल? जिसके पास भी पावर होती है और उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, वो करता ही करता है। पर मोस्टली केसेस में अगर किसी लड़के का किसी लड़की ने साथ दिया है कैरियर बिल्डअप करने में, फिर रेयर ऑफ द रेयर मैंने देखा है कि उसने उस लड़की को छोड़ा है। रेयर ऑफ द रेयर, मुझे तो एक केस भी याद नहीं आता, बहुत कम। एक बात बताऊं इसमें दीपक भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, आदमी को ना भाई पावर के साथ रहना कैसे है ना, वो आदमी को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। आपने अगर युवराज सिंह के पिताजी का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बोला था ये पावर वाली बात, लड़कियों के हाथ में पावर नहीं देते, ये उन्होंने बोला है। लेकिन आदमी को पावर, भाई आप चाहो मैं बाहर निकलूं, ठीक है, मैं 4-5 लोगों को मार के 4 चीज़ें उठा के यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन मेरे को अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबल कैसे रखना है वो मुझे आता है। तो वो पावर जब एक आदमी के हाथ में होती है ना, एक रिलेशनशिप की,
तो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सही चलता है। ओके। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है भाई, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एक ये भी रीज़न होता है कि लड़कियों के पास में हज़ार ऑप्शन होते हैं। अगर लड़की बहुत सुंदर है और बहुत अट्रैक्टिव है तो लड़के के पास में ऑप्शन बहुत कम होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो लड़का चीट भी करे तो उसका तो ही नहीं, चीट किससे करेगा? बस ये बात तो भाई बिल्कुल सही बोल दी आपने यार, तो बिल्कुल सही। तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा कि लड़की के सामने जितने भी मेंस आते हैं तो उनको देखे वो और इधर देखे तो उसको लगना चाहिए यार ये सब कुछ नहीं है मेरे वाले के सामने, मेरा वाला बाप है इन सब का हर चीज़ में, वो चाहे मनी वाइज हो, लुक वाइज हो, अपने ऊपर उसका कैरेक्टर हो, उसका काम हो, वो हर चीज़ में सबका बाप है। वो फीलिंग उसके अंदर आई कि उसने देखा है, थोड़ा देख भी लिया, लेकिन कंपेयर किया अपने वाले से तो यार मेरा वाला बहुत अलग इनसे, वो कभी नहीं जाएगी आपको छोड़ के। बिल्कुल सही है। ये नहीं होना चाहिए कि एक वाली मेरी हो गई अब तो मैं कुछ भी करूँ मेरी तो फिक्स हो गई, मैं कमिटेड हो गया, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने लिए काम करो और अपने कैरेक्टर को हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करो, और 100%। जो उसके सामने है उन सबके बाप निकलो आप। कंपेयर भी करे तो उसकी मतलब उसकी फ्रेंड भी कंपेयर करे अपने हस्बैंड को अपने से तो उसको प्राउड अपनी वाली को, बिल्कुल कि मेरा वाला आदमी ज़्यादा मैस्कुलिन है। ये बात एग्जैक्टली। अच्छा, अल्फा मैन को किस आप डिफाइन करोगे? मैस्कुलिनिटी का आपने भी छोड़ा तो। हाँ भाई, अल्फा मेन मींस वही जो अपनी प्रेजेंस की, जिसकी प्रेजेंस नोटिसेबल होती है, जिसकी सोशल स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस होता है, जो भाव कम देता है लोगों को, खुद भाव की वैल्यू ज़्यादा करता है। जो ये भाव कम वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सिग्मा में डाल दूंगा। ओके। जो सिग्मा अल्फा एक ही तो थाली की चट्टे यार बट्टे हैं। नहीं, देखो सिग्मा मेल कैसा होता है और अल्फा मेल में मेरे को मेजर क्या डिफरेंस रहता है। अल्फा बहुत ज़्यादा सोशल होता है और वो क्योंकि वो एक अलग तरह का लीडर होता है, वो लोगों को एक साथ लेके चलता है, सबसे डील कर लेता है। सिग्मा इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो 99% चीज़ें खुद कंट्रोल करने के पीछे रहता है कि वो सोली थ्रू हिज अथॉरिटी कंट्रोल कर ले, या वो ऐसे रिसोर्सेज लेके आएगा जो लोगों को कंट्रोल कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिग्मा है तो बोलेगा ये ले 50 ये काम कर, ठीक है। अल्फा है भाई चलना यार कर दे यार, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अल्फा के पास पैसे नहीं होते, बट अल्फा लोगों को अलग तरह से जीतता है और सिग्मा वर्ल्ड को अलग तरह से रन करते हैं। तो मेरे हिसाब से अल्फा मीन्स वही लाउड सोशल, थोड़े से ये बोलूँगा। कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फिर? अब अल्फा सोशली ज़्यादा प्रेजेंट होता है, अल्फा। सिग्मा आप रिलेशनशिप में आने के बाद बन जाओ, ये बोलूँगा मैं। ओके। अच्छा, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने 1-2 दिन पहले किसी को बताया भी था ये चीज़, तो कि वो इस बारे में बात करते हैं और मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि उससे ये चीज़ ज़रूर पूछना कि कई लोग गाँव में रहते हैं, फिर वो पैसे कमाने के लिए शहर में जाते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, तो जो आदमी होता है वो शहरों में जाता है काम करने के लिए और वहाँ रहता है और उसकी वाइफ उससे दूर रहती है। तो उसके मन में कई बार डाउट होता है कि यार मैं उसके साथ ना हूँ और उसको शायद इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो कहीं वो किसी और से बात ना करे, किसी और साथ अट्रैक्ट ना हो, किसी और के साथ शायद जा नहीं रही हो, फिजिकल हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ मन में डर रहता है। पता कैसे करें कि ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है भाई और डर को कैसे भगाएं? मैं बहुत थोड़ा इसका आंसर लॉजिकल ही है भाई। देखो अगर आपकी वाइफ आपकी मम्मी पापा आपकी घर में रहती है तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात है। और जितना आपकी जान पहचान भी आपके एरिया में होगी ना, उतना हिम्मत नहीं होती। देखो भाई मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये मैं बोलूँगा। बल्कि मैं तो एज अ मतलब लड़कों को थोड़ा बैड बॉय बनाने के चक्कर में ये ज़रूर बोल देता हूँ दैट बी द मैन जिसकी लड़की को डाउट हो कि ये कहीं कुछ ना कर ले, वो लड़की कभी नहीं करती। हाँ, लड़की को जो डाउट होता है कि यार वहाँ वो लड़की कुछ नहीं करती। हाँ, तो लड़की के माइंड में ये डाउट ज़्यादा सूट करता है अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो तो आपका ओवरऑल औदा ही ऐसा होना चाहिए, औरा ही ऐसा होना चाहिए, औदा बोलो या औदा बोल दो कि लड़की को लगे भाई इसको कोई भी मिल जाता है, इसको थोड़ा सा भाई मैं थोड़ा ग्रिप रखूँ इसके ऊपर, इसको कोई भी मिल सकती है। हाँ, तो मैं इसकी चौकीदारी करूँगी। हाँ, तो कुल मिला के अपने को आपको ऐसा बनाओ कि कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है हमसे, सामने वाले के अंदर थोड़ा डर रहे और फिर वो कहीं जाए ना। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़, चीटिंग का कभी भी डर दिखाना ही मत, 1% भी मत दिखाना। भले ही अंदर से टूट के बर्बाद हो जाओ, लेकिन चीटिंग का डर अपने माइंड में कभी मत दिखाना। सच बता रहा हूँ मैं सामने वाले को। हाँ, आपने जैसे ही अपनी लड़की वाइफ गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ा सा इनसिक्योर एक्ट कर दिया कि इसको मुझसे बेटर किससे बात कर रही हो, इसके साथ क्या, दैट इज़ द मोमेंट वहाँ पे उस लड़की को लुखे से लुखा आदमी, जस्ट बिकॉज आप इनसिक्योर हो ना, आप इनसिक्योर एक्ट कर रहे हो, दूसरा आदमी भले उसने कुछ ना किया और वो सेल्फ एश्योर्ड दिख रहा है, वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। बिल्कुल। तो वो बीज है, उस बीज को बोने ही मत दो। अच्छा, इससे बात करके आई थी क्या? ठीक है। तो अगर आवाज़ नहीं आई है तो ये मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूँ। अभी एक हमारे बैक स्टेज में एक पर्सन है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि
काम करते हैं हम बहुत ज़्यादा, पूरे दिन बिजी रहते हैं, और लड़की को चाहिए होती है उससे बात करो, उनको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे मैन की नीड फिजिकली होती है तो उनकी इमोशनली होती है, तो उनसे बात करो वो चाहती है। हम बात नहीं करते तो गुस्सा करती, लड़ाइयाँ होती है। तो शाम को भी जाओ तो उनसे बात करो पूरे टाइम, 1-2-3 घंटे। दिन में भी वो चाहे बात करो, हम काम करें या वो करें, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो सबसे परफेक्ट डायनेमिक यही होता है। देखो, लड़कियों की नज़र, ज़्यादातर लड़कियों की नज़र हमेशा वही रहेगी जो उनके पास नहीं है। कल आप उनके साथ एडजस्ट, कल आप उसके साथ रहने लगोगे ना, तो वो बोलेगी मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा, भले ही आप 24 घंटे आप उसके साथ रहते हो। तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाने वाली। उसको इनिशिएट करने दो, वो मैसेज उसको पता होना चाहिए सबसे पहले आपके वर्क टाइम्स, उसके बीच में आपका उसको एक लंच टाइम पे आपको मैसेज कर दे, डिड यू हैव लंच, आपने बोल दिया थम्स अप यस। और मेरे हिसाब से दैट इज़ द परफेक्ट वे टू डील विद इट, क्योंकि उस विमेन विल ऑलवेज वांट यू। भाई देखो, शादीशुदा मर्द को ये चीज़ पता है, आप उसे ये ला के दे दोगे वो कोई नई नीड निकाल लाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइपरगमस नेचर होता है ना, जो चीज़ नहीं है उसी पे फोकस है। अभी चैट नहीं कर रहे हैं ये, तो उस पे फोकस है, तो उस पे फोकस है। कल ये साथ में रहने लगेंगे तो नई प्रॉब्लम निकल आएगी। तो वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हाँ। वो चीज़ जो उसके पास नहीं है वो हमेशा ढूंढ लाएगी। हाँ। अच्छा, कई बार तो उनको सुसाइड की धमकियाँ मिल जाती है जी, कि मैं सुसाइड कर लूंगी, नस काट लूंगी, और अजीब, फिर वो लड़का डर भी जाता है उस चक्कर में, वो इनसिक्योर हो जाता है बिना मतलब से। तो वो उस केस में क्या किया जाए? मेरे हिसाब से दीपक भाई, ऐसे टाइम पे रीअश्योरेंस नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, इसको अगर मैं एक बॉयफ्रेंड बन के बोलूँ, तो जब मैं पूरा तापमान गर्म हो चुका है, सुसाइड की धमकी आ चुकी है, मैं बोलूँगा बेबी देखो मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत हाँ। मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, हाँ। ताकि कल मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा हाथ मांग सकूँ, या कल को मैं तुम्हें ऐसे ही कहीं नहीं एक अच्छे महल में रखूँ। तो तुम्हें मेरे काम करने से तो एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए। ट्रू, करेक्ट है ना, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इनसिक्योर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए ही मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये एश्योरेंस आप प्रोवाइड करोगे अपने कॉन्वर्जेशन में, तो भाई साहब ये सुसाइड वगैरह की धमकी नहीं। इनफैक्ट मैं जो 4 साल का काम 2 साल में करके, तुम्हारे लिए मैं ये 4 साल का काम 2 साल में कर रहा हूँ, ताकि हम लोग अच्छा शादी future करें, साथ में, हाँ। शादी करें अच्छे से, वो करें। ये मेरे गोल्स हैं। तो आप जो इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, उसका रीज़न उस लड़की को बना तो देखो। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा गुड साइन है ना, ऑब्वियसली। हाँ, लड़की आपके लिए तरस रही है बात करने के लिए, बहुत बड़ा चीज़ है कि वो गुड साइन है कि वो आपके लिए ही तरस रही है, किसी और बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका, और आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड है। बहुत सही साइन है ये तो। नहीं, कभी कभार लड़कियों को एश्योरेंस और वहाँ पे थोड़ी सी हाँ अंडरस्टैंडिंग वाला उसको फील करा दो, अच्छे से बात करके, कम्युनिकेट करके, तो बाकी तो साइन आपके लिए बहुत अच्छा है वाला। तो आपको पहली बात तो खुश होना चाहिए इसमें। फिर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको समझाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इज़ द की। हमेशा देखो कम्युनिकेशन ही की निकलेगी किसी भी लड़ाई झगड़े में भी। बिल्कुल। तो बस आप रीअश्योरेंस दो लड़की को, आपका काम सेट है। ओके, तो सार्थक भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। भाई बहुत सारी चीज़ें लड़कों ने सीखी होगी। मैं जैसे कहा था बिल्कुल। लड़कों के मसीहा हुआ आपके लड़कों के, लेकिन इस पॉडकास्ट को गलत वे में प्लीज़ मत लेना। आपका डिसीजन है, आपके डिसीजन होते हैं, चॉइस होती है आपकी। हम बस अपने ओपिनियंस बता रहे हैं, बाकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये चीज़ सही है वो गलत है, कुछ नहीं है, बस ओपिनियन है और जो फैक्ट है। ऑब्वियसली, हाँ बस, मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले चीज़ें आपके दिमाग में ही के थ्रू ही प्रोसेस होती हैं। हाँ। तो अपने माइंड को, आपकी फैमिली का जो कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी चीज़ करिए। लास्ट में दीपक भाई को मैं एक बहुत हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब पे जब मेरे डेज थे ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर, वहाँ पे दीपक भाई की कुछ स्पेसिफिक वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू भाई। एंड बिल्कुल दीपक भाई, यस यस यस, एंड बीइंग अ फैन माई सेल्फ, मैंने आपके कितने वीडियो देखे, मैंने आपको दिखाया हुआ है। थैंक यू टू अ पॉइंट जहाँ पे आज मैं ऐसे साथ में बैठा हूँ, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो बस आप लोग भी ऐसी मेहनत करिए और दीपक भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच भाई। सो दोस्तों, लव कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, वहाँ हम करेंगे डीप बातें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सार्थक भाई। वेलकम।